Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we have already dealt with the topic called as elasticity. हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सीख ली है. अब बारी है उसके textual numericals को solve करने की. Okay, so textbook में my dear children chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapter number 6 में mechanical properties of solid है जहाँ पर friction भी सिखाया गया है और elasticity भी सिखाया गया है. So उसके अंदर elasticity section के अंदर के textual numericals जो भी unsolved numericals है वो मैं आपके सामने solve करने वाला हूँ. आप बोलो कि सर सॉल्व न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? बच्चे लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन आपके सामने ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग इतने, मैं ज़रूर जानता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्यूशन देखकर उसका मतलब आप समझ सकते हैं. अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस आपके सामने नहीं है, तो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू गाइस सॉल्यूशंस. डोंट वरी एट ऑल, ओके, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेक्चर, आई विल बी रीडिंग, मतलब अभी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 113 में है आपके टेक्स्ट बुक में. आई हैव सॉफ्ट कॉपी विथ मी विच आई एम रेफरिंग टू इन ऑर्डर टू टीच यू गाइस. उसके अंदर 113 में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सब क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 तक. ओके, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस फ्रिक्शन के हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है हमारा इलास्टिसिटी का सेक्शन. सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 4. सो सब क्वेश्चन नंबर 4, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस. जो न्यूमेरिकल है वो प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने मैं जरा रीड करता हूँ. द क्वेश्चन सेज अ वायर स्ट्रेच्ड बाय 4 मिलीमीटर ड्यू टू अ सर्टेन लोड. एक वायर को स्ट्रेच किया तो 4 मिलीमीटर स्ट्रेच हो गया ड्यू टू अ सर्टेन लोड. ठीक है भाई, मैं काम करता हूँ, इसको मैं डेटा के दौर पे लिख लेता हूँ. So the change in length delta L1 is equal to 4 millimeter. Okay, if the same load is applied to a wire of same material with half length. Okay, so पहले जो लोड अप्लाई किया, लोड मतलब कुछ तो भी फोर्स अप्लाई किया, वही सेकंड टाइम में भी अप्लाई किया. देयर इज अ सेकंड केस दिस टाइम. ओके, एक मटेरियल मतलब सेम मटेरियल को मैंने अप्लाई कर दिया. सेम मटेरियल है मतलब उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा. ठीक है भाई, दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, लेकिन उसका लेंथ जो है वो हाफ होगा और डायमीटर जो है वो डबल होगा. मतलब सेकंड वाले का लेंथ पहले वाले के लेंथ का हाफ होगा और सेकंड वाले का डायमीटर पहले वाले के डायमीटर का डबल होगा. ओके, डायमीटर डबल होगा, दैट मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई रेडियस भी डबल होगा. ओके, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ. सो इस बार उसका नया चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा L2 कितना होगा, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है. सी, इट इज वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट. सो फॉर्मूला यूज कीजिए. सी, सेम मटेरियल बोलते ही समझ जाना यंग्स मॉडुलस को रिलेट करना है करके. तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं. यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है कि नहीं. सो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L, उसके नीचे का L ऊपर चला जाएगा. अब यहां पर ये देखिए क्या क्या कांस्टेंट्स है. यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, और कुछ कांस्टेंट नहीं है. एरिया अलग होगा क्योंकि रेडियस अलग होगा, लेंथ अलग है, उन्होंने दिया है लेंथ अलग है करके. ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है. तो एक बात तो मैं बोल ही सकता हूँ, ये डेल्टा L को इस तरफ लेके आता हूँ, तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY. जैसे हमने डिस्कस किया फोर्स और Y अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. ऑब्वियसली बोल सकता हूँ. ठीक है भाई, मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ. ये एरिया की जगह पे मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर. तो इसमें पाई भी कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ L अपॉन आर स्क्वायर पे उसका प्रोपोर्शनैलिटी है, वो भी लिख सकता हूँ. चलो ठीक है, अभी यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए 1/2 के लिए 1/2 ही आएगा. मल्टीप्लाइड बाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ पर 2/1 आएगा, मतलब उल्टा रेशो बनेगा. ओके, अभी सिंपली आप वैल्यू डाल दीजिए. डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है भाई, 4 है. मिलीमीटर को मैं मिलीमीटर में रखता तो बस मेरा आंसर जो भी आएगा उसको भी मिलीमीटर में लिखना पड़ेगा. अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 का वैल्यू, अच्छा L2 और L1 का कंपैरिजन दिया ना, L1 अपॉन L2 की जगह पे लिखूंगा L1 अपॉन 2. L1 कैंसिल्स, मल्टीप्लाइड बाय R2 की जगह पे R1 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो यहाँ पर 2R1 लिखूंगा अपॉन R1 लाइक होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा. ओके, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा. ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा 8, 4 अपॉन डेल्टा L2. कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पर 2 आएगा. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा L2 का एक्सप्रेशन जो होगा दैट विल बी 1/2 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर. मैंने मिलीमीटर किस बेसिस पे मैंने इसको मिलीमीटर लिखा, क्योंकि जो डेल्टा L1 का वैल्यू मैंने डाला था ये जो है ये मिलीमीटर में था.
इसी वजह से। ओके, सो दैट्स योर आंसर, दैट्स योर सोल्यूशन, प्लीज नोट इट डाउन। My dear children, proceed करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो डेटा लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ इज गिवन एज 2 मीटर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो मिलीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन होता है 10⁻³ मीटर एंड उसका स्क्वायर करना है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में अगर लिखूंगा ये हो जाएगा 10⁻⁶, इसके साथ जोड़ देते हैं तो 0.0225 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। एंड ये डेसिमल को भले एक बार ऐसा एडजस्ट करना होगा तो 2.25 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दिस विल बी माई एरिया। When load of 100 Newton, इन्होंने बोला लोड मतलब फोर्स ऑफ 100 Newton is slowly applied at its end. The Young's modulus of the steel is given as y is equal to 2 multiplied by 10⁻11 Newton per meter square. So basically इन्होंने बोला है वर्क कैलकुलेट करने के लिए। वर्क मतलब आप तो जानते हैं कि यहाँ पर एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो कि कितना एनर्जी लगा था उसको स्ट्रेच करने में, उसमें से आपको वर्क मिल जाएगा। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग ने या फिर वर्क का एक्सप्रेशन हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया, इट इज हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। सो यहाँ पर एक्सटेंशन अगर पता होता तो हमारा काम होता था, लेकिन एक्सटेंशन पता है क्या, नहीं पता है। सो हम क्या करने वाले हैं, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन निकालेंगे क्योंकि यंग्स मॉडुलस दिया है। सो जब भी यंग्स मॉडुलस दिया रहता है ना, डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर लो। यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिसमें से चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एफ एल अपॉन ए वाई। अब ये जो है ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, दैट विल गिव मी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये एक्सप्रेशन डाल देते हैं, दैट विल गिव मी एफ एल अपॉन ए वाई, दैट इज एफ स्क्वायर एल अपॉन 2 AY। अभी चलो ये डेटा है कि देख लेते हैं, एफ का वैल्यू है, एल का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, वाई का वैल्यू, सब कुछ है, बस डाल दीजिए आंसर आ जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ, एफ इज व्हाट 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ इज हाउ मच 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया इज गिवन एज 2.25 into 10⁻⁻8 multiplied by Young's modulus. Young's modulus is 2 into 10⁻11. 2 multiplied by 10⁻11. अब छोटे मोटे कैंसिलेशंस पहले कर लेते हैं। ये 10⁻⁻8 और +11 करेंगे तो नीचे +3 आएगा, जो ऊपर के +4 के साथ कैंसिल होकर ऊपर एक एक्स्ट्रा 10 बचेगा। देन 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4.5, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 9। आप बोलो कि सर 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, माई सजेशन इज डोंट कैंसिल, आई टेल यू वाई। ये हो जाएगा 2/9 इंटू 10। ओके, एंड सी मैं बोलूंगा एक सिंपल सा कैलकुलेशन वैल्यू आप आपके दिमाग में रख लीजिए, कैलकुलेशन टेक्निक आप आपके दिमाग में रख लीजिए। सी अभी ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 मतलब 2 इंटू या फिर आई से ओके ठीक है 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। अब 1/9 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है, आपको पता है 1/3 जो है वो 0.3333 करेंगे करके, ये तो आप जानते ही है। अगर मैंने LHS में डिवाइड बाय 3 किया तो RHS में भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। LHS में डिवाइड बाय 3 करने से 1/3/3 बिकम्स 1/9 एंड 0.33 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.11111111 रेकरिंग हो जाता है वो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर 1/9 इज नथिंग बट 0.111111, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.111111 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल गिव यू 0.222222 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज नथिंग बट 2.222222 रेकरिंग, एंड दैट्स योर आंसर। था ना बहुत इजी, है कि नहीं? सो ये कैलकुलेशन टेक्निक है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। प्लीज नोट इट डाउन माय डियर चिल्ड्रन, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए प्लीज। So my dear children, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 6, द क्वेश्चन सेज अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब। चलो ठीक है भाई, मैं डेटा लिख लेता हूँ। वॉल्यूम इज गिवन एज 0.31 मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट है तो कोई टेंशन नहीं है। इज ड्रॉप्ड इन एन ओशियन वेयर द वाटर प्रेशर इज गिवन एज 2 into 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम
ओके कब कैलकुलेट करना है? इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल दैट इज के इज गिवन एज 6.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। हमें बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया, मतलब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला से यूज स्टार्ट करना है। K इज इक्वल टू, अभी हम तो जानते हैं लाइक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर अपॉन स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम को इधर लेके आते हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। ओके नाउ चेंजिंग प्रेशर कितना दिया है? दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है? इट इज नथिंग बट 0.31 अपॉन के का वैल्यू क्या दिया है? इट इज नथिंग बट 6.1 इंटू 10⁻10। ओके सो 2 into 0.31 is roughly 0.62, roughly नहीं exactly, okay, so I can rewrite this as, यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा 0.62 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 और 10⁻10 कुल मिलाकर 10⁻3 आएगा कैंसिलेशन होने के बाद। देन यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर कैंसिलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि 0.62 का 10 टाइम्स होता है 6.2, इधर 6.1 होता है। अप्रोक्सीमेशन 9.9 होगा शायद, मैं अप्रोक्सीमेशन करके 10 ले लेता हूँ। सो इधर अप्रोक्सीमेशन करके अगर 10 लिया, ये 10 को भी अगर ऊपर ले लिया हम लोग ने, सो फाइनली मेरा आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। दैट विल बी माय आंसर। ओके प्लीज नोट इट डाउन माय डियर चिल्ड्रन। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट्स अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील एज इनिशियल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। सो ठीक है भाई, 7th क्वेश्चन, लेंथ उसका दिया है 1.5 मीटर एंड डायमीटर इज गिवन एज 0.6 मिलीमीटर। So the diameter is given as 0.6 मिलीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन 10⁻³ डायमीटर इतना दिया है तो रेडियस रहेगा 0.3 इंटू 10⁻3। इसको चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻4 मीटर। डेटा में मैं उसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करके डाल देता हूँ। अब मुझे सिचुएशन के हिसाब से अगर 0.3 सूट हो रहा तो वो डालूंगा, नहीं तो 3 सूट हो रहा तो वो डालूंगा मैं। ओके गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 मिलीमीटर। एक्सटेंड हो रही है मतलब चेंज इन लेंथ हो रही है, कितना हो रही है? 6.3 मिलीमीटर, मतलब वापस 10⁻³ मीटर। व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, फोर्स कितना है दिया नहीं है तो प्रोबेबली फोर्स कैलकुलेट करना है। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द माइल्ड स्टील इज गिवन एज 2.1 इंटू 10⁻11, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, जैसे हम लोग ने गेस किया फोर्स ही कैलकुलेट करना है। वापस सेम स्टोरी, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया है, फोर्स पूछा है तो यंग्स मॉडुलस का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। इट इज F अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है कि नहीं? सो ये फॉर्मूले में से क्या निकालना है? फोर्स निकालना। तो फोर्स को अकेला करके बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाते हैं। इट विल बी YA डेल्टा L अपॉन L। बस वैल्यू डाल देते हैं। Y का वैल्यू, the value of y is how much? It will be 2.1 into 10⁻11 multiplied by area। एरिया दिया नहीं है लेकिन पाई आर स्क्वायर से पता चल जाएगा एरिया के जगह पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। पाई के जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन सॉरी पाई आर स्क्वायर है ना, आर का वैल्यू विल बी 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर multiplied by change in length is given as 6.3 into 10⁻³ upon original length. Original length is given as 1.5. By the way, ये 6.3 को देखा एंड मेनली 2.1 को देखा, ये सब चीजें देखा तो मुझे ऐसा कुछ चीज, एक चीज क्लिक हो गया कि ये 7 के टेबल में आता है। सिंस 7 के टेबल में आता है तो यहाँ पर 3.14 डालने से ज्यादा बेटर होगा 22/7 डालना। वो जल्दी, कंपैरेटिवली जल्दी कैंसिल हो जाएगा। सो 7 से अगर कैंसिल करेंगे, आप 6.3 को कैंसिल करो या 2.1 को कैंसिल करो, इट डजंट मैटर, इट इज गोइंग टू बी द सेम। 2.1 को अगर कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स से कैंसिल होगा। 6.3 को अगर कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। 6.3 होने की वजह से 0.9 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 1.5 को मैं बाद में एक काम कर सकता हूँ, ये 3 के साथ भी उड़ा सकता हूँ, दैट इज नॉट अ बिग डील। नाउ
अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 10⁻⁴ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। -8 और -3 कुल मिलाकर -11 होता है। ये -11 जो है ना, ये +11 के साथ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 अपॉन 1.5 है ना। अब 1.5 अगर मैं, ठीक है, मैं 9 को एक काम कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख लेता हूँ। तो 1.5 अगर 3 से कैंसिल करता तो यहाँ पर मुझे 2 मिलता था। अभी हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ही मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। अब यहाँ पर चलो 3 × 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये 6 हो जाता है। 6 × 9 अगर करेंगे तो 54 होता है, जैसे कि आप जानते हैं। सो यहाँ पर 5.4, 0.9 है इसलिए 5.4 हो जाएगा। सो एक तरफ क्या बन जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 22। सो अभी बस आपस में इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओवर हियर 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 क्या हो जाएगा, 54, नीचे क्या आ जाएगा, 108। ओके, सो कुल मिलाकर 4, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1 ये। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा तो 11.34 मल्टीप्लाइड बाई 22 हो जाएगा। अभी ये 11.34 को अगर मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। फिर यही सेम नंबर नीचे भी आ जाएगा। ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से। सो इधर 14 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद रहेंगे। सो दैट विल गिव मी 249.48 न्यूटन। दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। So my dear children, proceed करते हैं 8th प्रॉब्लम की तरफ। A composite wire is prepared by joining tungsten wire and steel wire end to end. Both the wires are of same length and of same area of cross section. The composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end. यहाँ तक जितना बोला मैं उसको कंपाइल करके डेटा बना देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला एक रिजिड सपोर्ट से 2 वायर्स को टंगाया गया है। एक कॉम्पोजिट मतलब कॉम्बिनेशन, एक तो टंगस्टन से बना हुआ है और एक जो है वो स्टील से बना हुआ है। टी और एस में हम समझ जाएंगे, टंगस्टन एंड स्टील। ओके, एंड टू एंड मतलब इसके एंड पे दूसरे का एंड कनेक्ट किया है, इसको बोलते हैं एंड टू एंड। दोनों का लेंथ सेम है। सो डेटा में क्या क्या दिया है भाई, लेंथ ऑफ टंगस्टन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील। और क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टंगस्टन इज ऑल्सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये फोर्स के बारे में अगर बोले तो सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने सीखा है कि यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक को जितना फोर्स लगता है उतना फोर्स कंज्यूम करके दूसरे वाले ब्लॉक को दे देता है वो फोर्स। ये चीज़ हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा है। और उसमें हम लोग ने ये भी प्रोसीजर सीखा है कि ये फोर्स कितना उसको देगा, ये फाइंड करने का टेक्निक भी हम लोग ने सीखा है। लेकिन यहाँ पर वो टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर फोर्स वही कंज्यूम करता है जिसको मास होता है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी वायर को मास है करके नहीं बोला है। सो इन दिस केस, और ना ही उन्होंने कोई डेटा दिया मास फाइंड करने के लिए। सो इन दिस केस वी विल बी कंसिडरिंग द वायर टू बी मासलेस। मासलेस वायर अगर कंसिडर करेंगे तो फोर्स जो है ना, ये जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना नीचे वाला, वो एज इट इज ऊपर वाला भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज नीचे वाले ने कोई फोर्स कंज्यूम किया ही नहीं है। फोर्स कंज्यूम करने के लिए मास की जरूरत पड़ती है। सो दोनों के पास जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, टंगस्टन एंड स्टील। ओके, ये लॉजिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से ही आता है। सो काइंडली मेक श्योर कि आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स अटेंड करें, उसके बाद ये लेक्चर्स अटेंड करें। ओके, next, if the composite wire is suspended to a rigid support and force is applied to its free end, it gets extended by 3.25 millimeter. it मतलब कौन, अभी तक इसके बारे में बात कर रहे थे, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के बारे में। सो टोटल एक्सटेंशन 3.25 मिलीमीटर दिया है। दैट मीन्स उसके अंदर टंगस्टन का भी एक्सटेंशन आता है एंड स्टील का भी एक्सटेंशन आता है। कंबाइंड एक्सटेंशन दिया है 3.25 मिलीमीटर। ओके, ठीक है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन एंड स्टील वायर सेपरेटली। सो इन दोनों का सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो डेल्टा एल टी एंड डेल्टा एल एस दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इट इज नॉट अ बिग डील, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। सो सबसे पहली बात, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस, इनका जो यंग्स मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस का डेटा एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया, बट आइडियली स्पीकिंग यंग्स मॉडुलस का डेटा दे देना चाहिए था। आई विल टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर यंग्स मॉडुलस, डोंट वरी। टंगस्टन का यंग्स मॉडुलस है 4.1
इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्टील का यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना वैल्यूज हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलो अभी एक एक करके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई विल डू वन थिंग, इनके बीच का एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इनमें से क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? लेंथ, दोनों का लेंथ कांस्टेंट है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है। फिर क्या डिफरेंस पड़ रहा है यहां पर? मैं इसमें से कंक्लूजन पे आ सकता हूं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। So therefore I can say change in length of tungsten upon change in length of steel can be written as y of steel upon y of tungsten. Okay, अब यहाँ पर values डाल देते हैं। y of steel is 2 into 10⁻11 upon tungsten का होगा 4.1 into 10⁻11। 2 upon 4.1 लिख सकते हैं या फिर 1 upon 2.05 ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2.05 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल टी। चलो एक रिलेशन हमें मिल गया है। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? ये एक्सप्रेशन के अंदर इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। आई विल से वी नो दैट डेल्टा एल टी प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 3.25। हाल फिलहाल ना मैं मिलीमीटर को मिलीमीटर में रखता हूँ, दैट मीन्स मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी क्या रहेगा? मिलीमीटर में ही रहेगा। ओके, सो अब एक काम करता हूँ, डेल्टा एल एस के जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। दैट मीन्स डेल्टा एल टी प्लस 2.05 डेल्टा एल टी इज इक्वल टू 3.25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.05 डेल्टा एल टी इज इक्वल टू 3.25 मिलेगा। देयरफॉर मैं अगर डेल्टा एल टी का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं 3.25 अपॉन 3.05, ये आंसर को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मुझे एक बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया था पहले ही। इसका आंसर आएगा हमें 1.182। ऑब्वियसली हमने प्रीवियसली ये जो वैल्यू डाला ये मिलीमीटर में था, इसी वजह से ये मिलीमीटर में रहेगा। तो ये मिलीमीटर जो है ना ऊपर से नीचे कैरी फॉरवर्ड होके इसका आंसर भी मिलीमीटर में मिल जाएगा। एक बार दैट मीन्स टंगस्टन का चेंज इन लेंथ कितना है? 1.182। एक बार ये मिल गया ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सो देयरफॉर अगेन हमें कंसिडर करना है सेम इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एल टी प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 3.25। अब यहां पर मैं डेल्टा एल टी की जगह पे ये वैल्यू डाल रहा हूं, दैट इज 1.182 प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 3.25। देयरफॉर डेल्टा एल एस इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा, दैट इज 3.25 अपॉन 1.182। यहाँ पर जीरो डाल देता हूँ। ओके, अभी नॉर्मल जैसे नॉर्मल हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पर 250 माइनस 182 अगर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ 68 मिलेगा आपको। 3 minus 2 2 मिलेगा। That means your answer for delta LS, that is change in length of steel, is going to be 2.068. The unit will be millimeter. I believe this is clear. My dear children, please pause the video and make a note of it. So my dear children, बढ़ते हैं next question की तरफ, that is sum number 9. A steel wire having a cross section area 1.2 millimeter square. Data लिख लेते हैं one by one. So the 9th question. It's having a cross section area of 1.2 millimeter square, मतलब 10 raised to minus 6 meter square. It is stretched by a force of 120 Newton. The force is given as 120 Newton. And if the lateral strain of 1.455 millimeter, lateral strain मतलब change in T upon original T is 1.455. Ideally speaking, lateral strain मतलब strain का कभी भी वैल्यू, सबसे पहले बात स्ट्रेन का वैल्यू इन जनरल 1 के ऊपर जाता नहीं है, हमेशा 1 के नीचे रहता है एंड मिलीमीटर में नहीं होता है. It is having no unit actually. So I am assuming there is a slightest error in this data which they have given. I believe this should be your correct value without any unit because they are in ratio, as you guys know.
सो जस्ट एक assumption के साथ मैं पढ़ रहा हूँ कि ये तुम्हारा डेटा है. Is produced in the wire. Calculate the Poisson's ratio. So they are asking you to calculate the value of sigma, where they have given the value of y to be 2 into 10 raised to minus 11 Newton per meter square. चलो let's try to find out the answer for this. अब यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, लेंथ वगैरह कुछ दिया है कि नहीं, लेंथ की जरूरत नहीं है. सो ठीक है, यंग्स मॉडुलस दिया है तो हम तो जानते हैं कि भाई फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का एक्सप्रेशन है ये. सो यहाँ से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का एक्सप्रेशन में सबसे पहले निकाल लेता हूँ. सो एफ अपॉन ए वाई रहेगा तुम्हारा आंसर. एफ का वैल्यू डाल देते हैं 120 अपॉन एरिया इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय द यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट 2 इंटू 10 रेज टू, it should be plus 11 एंड 1.2 और 120 में से अगर कैंसिलेशन करेंगे तो ऊपर 100 बचेगा. ये 100 का 2 जीरोस इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁹ बचेगा. 10⁻⁹ और -6 अगर काटेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ बचेगा. ये 2 बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल बिकम्स 1/2. दिस इज 1/2 इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁻⁻3. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है. दैट मीन्स पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डेल्टा टी बाई टी अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाई एल. तो सिग्मा का एक्सप्रेशन ऐसा है. अब डेल्टा टी बाई टी का एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है 1.455 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन डेल्टा एल का एक्सप्रेशन दिया है 0.5. ठीक है भाई, 0.5 को मैंने इस बार 1/2 ही लिखूंगा इंटू 10⁻⁻3. अब आप सोचोगे सर 1/2 आपने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाके इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.8, एक्चुअली 8 नहीं 910. दिस विल बी माई आंसर. ये होगा मेरा पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दैट मीन्स हम लोग ने यहाँ पर जो अजम्पशन किया था ना, दिस अजम्पशन वाज करेक्ट. सो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक, मेरा टेक्स्ट बुक का वर्जन तो लास्ट ईयर का वर्जन है. सो सेम वर्जन में अगर ऐसा डेटा आपको अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो टेक्स्ट बुक के अंदर का डेटा जो है ना उसको चेंज कर देना. मिलीमीटर जो वर्ड है ना उसको कट करके उसके जगह पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ करके लिख लीजिए प्लीज. सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर क्वेश्चन में तो आंसर में 0.29 दिया और आपने भी सिखाया कि वो रेंज 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. यस यू आर करेक्ट माय डियर चिल्ड्रन. रेंज जो है पॉइजन्स रेशियो का 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो हमें यहाँ पर आंसर जो पॉइजन्स रेशियो का मिला वो कितना मिला, 2.91 मिला है कि नहीं. सो 2.91 आइडियली स्पीकिंग नहीं मिलना चाहिए था. ये 2.91 क्यों मिला हमें, बिकॉज ऊपर 1455 था और अपॉन नीचे क्या था, हाफ था. नीचे का हाफ एज इट इज रहेगा. अगर ऊपर का 1.455 अगर पीछे की तरफ रहता, डेसिमल पॉइंट अगर पीछे आता तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था. सो जो लैटरल स्ट्रेन का एक्सप्रेशन दिया है, cut the whole expression, you rewrite it as 0.1455 into 10⁻⁻3. ये वैल्यू अगर लिखेंगे सो यहाँ पर भी आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा. द होल पॉइजन्स रेशियो विल बिकम 0.1455 अपॉन हाफ. ऑब्वियसली ऊपर भी इंटू 10⁻⁻3, नीचे भी इंटू 10⁻⁻3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो अगर ऐसा सिनारियो आपके सामने रहेगा देन ऑब्वियसली आप इसको कैलकुलेट करके आंसर आपको मिल जाएगा 0.291. समझे? ओके. सो मैंने जानबूझकर पहले आपको वैसा कैलकुलेट करके दिखाया, फिर मैं आपको भी बता रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू गाइस टू रियलाइज कि सिग्मा का जो रेंज है वो जनरली बहुत छोटा होता है. वो 1 के नीचे ही होता है, वो 1 के ऊपर जाता नहीं अक्सर, है कि नहीं. सो 2.91 मिला तो आप समझ जाएगा कि भाई आपको रॉन्ग आंसर मिला है. सो पहले मैंने आपको रॉन्ग आंसर जानबूझकर कैलकुलेट करवा के दिखाया इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज कि ऐसे मिस्टेक्स अगर क्वेश्चन में दिखाई दे तो आप खुद होकर उसको पकड़ ले. ओके. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. दैट मीन्स दिस वॉज योर करेक्ट डेटा. Please rectify your answer. So my dear children, reading the question number 10. Question number 10 में दिया हुआ है, a telephone wire of 125 meter long and 1 millimeter radius is stretched to a length of 125.25 meter. ठीक है.
एक एक करके डेटा लिखते हैं। सो इनिशियल लेंथ जो दिया है 125 मीटर दिया हुआ है एंड 1 मिलीमीटर रेडियस दिया हुआ है 10⁻³ मीटर एंड एक फाइनल लेंथ की तरफ स्ट्रेच किया है। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ से, दैट इज 125.25 माइनस 125 विल गिव यू 0.25 मीटर। ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ। व्हेन अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड इज 800 न्यूटन। व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल? इजी है ना भाई, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, F/A डेल्टा L/L। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, F के जगह पे डालेंगे हम लोग 800 मल्टीप्लाइड बाय L। सी कंफ्यूज मत होना, L के जगह पे 125.25 डालना है, 125 डालना है। जो भी ओरिजिनल लेंथ था, जो भी इनिशियल लेंथ था, वही डालना है यहाँ पर। L के जगह पे डालेंगे हम लोग 125 अपॉन एरिया। एरिया तो पता नहीं, बट हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं, पाई की जगह पे 3.14 डालूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय आर। आर का वैल्यू 10⁻³ का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ 0.25। अभी आप तो जानते हो कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, सो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 के साथ ये डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए 2 जीरोस डाल दूंगा मैं, बात खत्म। ओके, अब ये हो गया कैंसिलेशन इधर एंड मैं काम कर सकता हूँ, ये 10⁻³ का स्क्वायर होता है 10⁻6। ओके, ये -6 अगर ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये 4 जीरोस मतलब +4 हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10⁻+10 आ जाएगा। इधर से 6 आया और ये 4 जीरो से मिल गया आपके पास और 4, सो 10⁻10 आ गया। अब 8 × 5 कितना होता है भाई? इट इज नथिंग बट 40 × 10⁻10 अपॉन 3.14। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक काम करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ 4 × 10⁻11 अपॉन 3.14 करना है। यहाँ पर हमें 4/3.14 को डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ माय डियर चिल्ड्रन, 1.27 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा। था ना बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट डाउन। My dear children, proceeding towards the 11th question, which is very simple question. The question says a rubber band originally 30 centimeter long is stretched to a length of 32 centimeter by a certain load. So original length, 11th question, original length is given as 30 centimeter एंड लाइक स्ट्रेच किया है, दैट मीन्स फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ का वैल्यू दिया है 32 माइनस इनिशियल लेंथ का वैल्यू दिया है 30 × 10⁻²। सो कुल मिलाकर ये मिल जाएगा 2 × 10⁻²। ओके, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये एलोंगेशन है। इन्होंने पूछा व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस, लाइक सीरियसली इतना चिंदी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। सो दैट इज नथिंग बट 2 × 10⁻² अपॉन 30 × 10⁻²। ये 10⁻² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये सॉरी 2/3 जनरली जो होता है वो 0.6666 रेकरिंग होता है 2/3, लेकिन नीचे 10 भी है क्योंकि 3 नहीं था, नीचे 30 था, है कि नहीं। ये 10 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.06666 रेकरिंग। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 6.6666 रेकरिंग × 10⁻², ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। दिस इज माई आंसर। माई डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So my dear children, proceeding further, 12th question. What is the stress in a wire which is 50 meter long and 0.01 centimeter cross section? That means 12th question का data, length is equal to 50 meter, area of cross section is equal to 0.01 centimeter square to meter square अगर करेंगे तो 10⁻⁻4 meter square। इसको मैं combine करके लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 meter square। Okay, if the wire bears a load of 100 kg, so load मतलब force, केजी में दिया हुआ है, मतलब mg के टर्म्स में लिखना है 100 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू 10, दैट इज द फोर्स बिकम्स 1000 न्यूटन। अगर g का वैल्यू 10 लिया तो, अगर g का वैल्यू आपने 9.8 लिया तो उसके हिसाब से 980 आ जाएगा। एनीवे ठीक है, अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू लूँ तो यहाँ पर 980 हो जाएगा, दिस विल बिकम 980 न्यूटन। एनीवे प्रोसीडिंग फर्दर, इन्होंने स्ट्रेस क्या है ये पूछा है। स्ट्रेस
स्ट्रेस क्या है पूछा है, बेसिकली हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होती है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूले से भी हम लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, दिस इज वन मेथड। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास यंग्स मॉडुलस है क्या, नहीं है। स्ट्रेन के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं है, सिर्फ एल दिया है, उसमें से कुछ काम नहीं बनने वाला है। फिर उसके अलावा क्या करेंगे भाई, मैं बोलो तो तुम इतना जोर लगा के क्यों सोच रहे हो। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या है ये सोचो। स्ट्रेस का अक्सर मैं ये जानबूझकर ये मेथड बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ही अटक जाते हैं कि यार डेटा ही नहीं दिया क्या करेंगे। मैं बोलो तो आप ये फॉर्मूले के बारे में सोचो ही मत ना, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला सोचो। कभी कभी ना बेसिक्स में से आंसर मिल जाता है। बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये रहा फोर्स, ये रहा एरिया, बात खत्म। फोर्स का वैल्यू इज 980, एरिया का वैल्यू इज 10⁻⁻⁶। टेंशन खत्म। ये 10⁻⁻⁶ को ऊपर लेके जाओ, 10⁻⁻6 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। था ना बहुत ही सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, विच इज 13th क्वेश्चन, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लास्ट के 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे वैसे भी। क्वेश्चन रीड करता हूं, व्हाट इज द स्ट्रेन इन द वायर ऑफ अ केबल। सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने भाई, strain, they are asking for the strain. Okay, strain in the wire of cable of length 50, length is equal to 50 meter, whose length increases by 2.5 meter, 2.5 meter से बढ़ रही है when a load is lifted। हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको। सो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 50। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इन दोनों का अगर कैंसिलेशन करेंगे, लाइक 0 को अगर हटाएंगे, 2.5 को अगर 5 से मैंने कैंसिल किया तो ऊपर मिलेगा 0.5, है ना। 0.55 टाइम्स होता है 2.5, और नीचे क्या मिलेगा हमें, 10 रहेगा। सो इसको भी अगर ऊपर लेके जाएंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.05। देयर इज नो यूनिट फॉर स्ट्रेन, है ना। बहुत ईजी माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज नोट इट डाउन। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने कवर किए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ द सेक्शन कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, विच इज कमिंग अंडर द सेक्शन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स के अनसॉल्व्ड सेक्शंस मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। वापस नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो वापस इस वीडियो को एक और बार देखें तो श्योर आप लोगों को समझ में आएगा। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।